So here in this video we are going to discuss about some of the important questions related to the chapter reproduction flowering plant. अभी तक हमने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, नो दैट. अभी हमने सिर्फ तो टॉपिक उठाए हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन, और हम हर सेशन के बाद ऐसा ज़रूर करेंगे कि उनके रिलेटेड क्वेश्चन या तो हम सेशन में डिस्कस कर लेंगे, जैसे हमने मेगास्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ा, या तो उसी में कर लेंगे, या फिर अगर बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं, बिकॉज वी नो दैट there are many important questions. Sometimes the topic is whole left and that from only one point केवल एक टर्म से ही जो है वो क्वेश्चन आ जाता है. अब जब एक टर्म से ही कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो उन टर्म्स को ही लेके चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट दैट कैन बी आस्क्ड इन वन नंबर. व्हाट यू मीन बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. आफ्टरवर्ड्स dehiscence we know that, but if it is asked how it is going to help द एंथर एंडोथीशियम किस तरह से हेल्प करने वाली है, डिहाइसेंस भी कैसे हेल्प करने वाली है. आपको तो सिर्फ फंक्शन पता है अभी तक कि एंडोथीशियम डिहाइसेंस में हेल्प करने वाला है, बट कैसे. देन पॉलीप्लॉइडी, राइट. एट दिस लेवल यू कैन थिंक कि आपको ये टर्म ना पता हो, एनीवन कैन थिंक कि आपको ये टर्म ना पता हो, लेकिन अब पता चल जाएगी. Then nourishment by tapetum, that is a question very point of interest for the examiners, that they used to add this question. कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ मेगा गैमेटोफाइट, या तो आपको ये बोला जाता है मेगा गैमेटोफाइट दैट मीन्स एम्ब्रोसैक आपको बनाना है, या आपसे पूछा जाता है डायग्राम बनाना है मेगास्पोरेंजियम का या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम का, यानी ओव्यूल का और एंथर का, तो दैट इज़ ऑल्सो ईजी. अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो अब हम बात करने वाले इस चैप्टर में, एंड ऑल्सो सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स. ऑफ कोर्स इन बायोलॉजी यू ऑल्सो हैव टू डू सम कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. नंबर 1, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. Embryo sac is developed by a meiotic division. We know that. Okay, so in that meiotic division, it is from the sporogenous cells, or we can say archisporial cell, primary archisporial cell, that is dividing into that is undergoing a meiosis and dividing into 4 megaspores. Okay, any of the thing that you can say that either upper one or the lower most one will remain functional according. So that is actually the megaspore that is at chalazal end will be remain functional and all 3 degenerate. अगर हम ओव्यूल इस तरह से बनाते हैं, ओके, अगर हम ये वाला शेप बनाते हैं या फिर ये वाला शेप बनाते हैं, आप देखिए एनसीईआरटी में ये वाला शेप है, और हम ये अपसाइड डाउन इस तरह से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बस चलाजल एंड इसमें यहाँ होगा और इसमें चलाजल एंड यहाँ होगा. उसके हिसाब से जो मेगास्पोर्स बनेंगे, इसमें ऊपर वाला फंक्शनल रहेगा, बाकी के सब डिजेनरेट हो जाएंगे, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, हमेशा ही बताई जा रही हूँ. पिछले वाले में मैंने कहा था कि अपर वन विल बी रिमेनिंग एंड द अदर 3 वन डिजेनरेट. एंड एचसीईआरटी में कैसे अपसाइड डाउन है, नीचे की तरफ जो है वो माइक्रोपाइलर एंड जो है वो इस तरह से आ जाता है, जो मुंह है वो नीचे की तरफ खुल रहा है दोनों इंटेगुमेंट का, तो यहाँ पर चलाजल एंड यहाँ है, तो ये वाला फंक्शनल रहेगा, बाकी के डिजेनरेट हो जाएंगे, राइट. सो एक्चुअली इट इज़ अ चलाजल एंड. सो इट इज़ अ जनरल टर्म फॉर ऑल कि चलाजल एंड जो है वो वाला मेगास्पोर जो है जनरली इन ऑल द प्लांट्स विल रिमेन फंक्शनल एंड अदर 3 विल डिजेनरेट. Now let's see with what happens. Why I'm saying monosporic? Since only one of the megaspore remain functional and other get degenerate, बाकी के सारे खत्म हो जाते हैं, so only this cell, this single cell is responsible for the development of all the other cell of the embryo sac. Either they are haploid, I know that सारे के सारे haploid हैं, लेकिन इसी सेल में से बने हैं. That means all these cells are genetically similar, right? मियोटिकली डिवीजन होने के बाद 4 मेगास्पोर बने, पर 4 में से केवल एक फंक्शनल रहा, उसी ने बाकी के सारे सेल बनाए. So this development, this type of development is called as monosporic development. In some of the plant there is an exception. कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि 4 में से 2 मेगास्पोर या 3 मेगास्पोर, कई बार 4 मेगास्पोर जो है दे रिमेन फंक्शनल एंड दे ऑल अंडरगो माइटोसिस एंड दे फॉर्म एम्ब्रोसैक सेल्स. इन दैट केस जेनेटिकली सभी सिमिलर नहीं होंगे, है ना. कभी 2 सेल से हुआ तो हर सेल के लिए आप अलग अलग मान लीजिए बनेंगे. बनेंगे एंड में ज़्यादातर
7 सेल्ड ही इम्ब्रोसैक आपका बन रहा होता है. बट इट डिपेंड्स, अगेन दे आर एक्सेप्शन. आपको जनरल टर्म याद रखनी है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है आपके इम्ब्रोसैक की. ठीक है, सो वो मोनोस्पोरिक का मतलब है बिकॉज दे आर डेवलपिंग फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर दैट रिमेन फंक्शनल. दिस इज नॉट बायस्पोरिक, ना तो 2 मेगास्पोर फंक्शनल है, नो ट्राइस्पोरिक, नो टेट्रास्पोरिक. 3 या 4 मेगास्पोर फंक्शनल भी नहीं है, केवल एक है. क्योंकि केवल एक फंक्शनल है, दैट मीन्स इट इज द डेवलपमेंट दैट इज मोनोस्पोरिक. ओके, सो एम्ब्रोसैक cells are formed from single megaspore that remain functional. This type of development is called monosporic. Next is endothecium. Okay, let's see the next question. तो ये यहाँ से इसी सेल से सारे के सारे माइटोसिस से बने थे. तो यू कैन सिंपली ड्रॉ अ डायग्राम ऑल्सो एंड दैट. तो क्योंकि इसी से बने थे, बाकी के सारे डीजनरेट हो गए थे, इस वजह से मोनोस्पोरिक था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एंडोथीशियम डिहाइसेंस. सो इन द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर, endothecium play a role. It helps in dehiscence of mature anther when pollen grains get divide inside. जब वो अंदर डिवाइड कर चुके हैं, जब वो मेच्योर हो चुके हैं, तो वो pollen grains को बाहर निकलने, यानी माइक्रोस्पोर्स को बाहर निकलने में मदद करता है. टेट्राड्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं. How it help in dehiscence? So if we see the diagram of the anther, it is a second layer. Right? Second layer, this one is epidermis, and then second layer is of endothecium, and I have already told you it contains fibers. Okay, so and this layer is highly hygroscopic. Number one, it is fibrous. It contains fiber cells. And it is hygroscopic. If I'm saying hygroscopic, that means it can absorb water. पानी को absorb कर सकती है. So when the anther dehiscence takes place, anther start to get dry, whatever the moisture present, it is absorbed by the endothecium layer. And whatever the moisture that is present in the environment is also taken by this. That water fills in this layer. इन द इनर रेडियल वॉल्स, जो अंदर की तरफ वॉल्स हैं, उनमें भर जाएगा. एंड फाइबर्स स्टार्ट टू ब्रेक इट डाउन और कम इन कॉन्टैक्ट विद द इनर लेयर ड्यू टू प्रेशर. क्योंकि जो अंदर वाली लेयर है, जो ये सेल्स हैं, वो आपके कंटैक्ट में है पॉलन ग्रेन सेल्स के. इनके इनर साइड में पानी भर गया है, यहाँ पानी भर गया, तो इनके ऊपर प्रेशर आ गया. पहले सीधे थे, अब ये प्रेशर इनके ऊपर आ गया. जैसे ही प्रेशर यहाँ पे आ गया इन सेल्स पे, दिस ऑल प्रेशर इट डाइवर्ट्स टू दिस कट. ये इस कट पे ये सारा का सारा पानी वाला जो प्रेशर है इन पे जो आया है, जो इन्होंने मॉइस्चर से ऑब्जॉर्व कर लिया है सारा पानी, उसको सारा पानी को कहाँ पे डाइवर्ट कर देते हैं? इस कट पे. यहाँ जो स्लिट्स बने हुए हैं, दीज स्लिट्स, दिस रीजन, जो ये थोड़ा सा फ्यूरोड रीजन है, जो ये गड्ढे वाला जो ये रीजन है, ये कहलाता है स्ट्रोमियम. बुक में बहुत अच्छे से मार्क भी है, लेबल शायद ना हो, बुक में बहुत अच्छे से मार्क है ये वाली लेयर. तो स्ट्रोमियम, तो ये यहाँ पर सारा का सारा पानी का प्रेशर डाइवर्ट कर देते हैं. फाइब्रस सेल कांटेक्ट में आ जाते हैं. प्रेशर डालने के बाद वो अंदर के सेल्स से कांटेक्ट में आ जाते हैं. दे ब्रेक इट डाउन. Okay, so number one, it is fibrous. It is containing many fibers inside the cells, and it is hygroscopic, which absorb the water and divert it to the inner walls and finally to the stromium to break it down. That's why it helps in dehiscence. Okay. ठीक है. टपेटल लेयर क्या होती है और वो पॉलीप्लॉइड और नरिशमेंट कैसे करती है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस बारे में है. ना इसी डायग्राम में बना देते हैं. स्पोरोजिनस टिश्यूज एंड सराउंडिंग द इनर मोस्ट लेयर टू देम इज टपेटल लेयर. नाउ दिस टपेटल लेयर इज डिवाइडिंग अलोंग विद द स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट इनसाइड इट. जो इसके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट हैं उसके साथ साथ वो भी डिवाइड कर रही है, बट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल नहीं बन रही, बट डिवाइड किए जा रही है. सो इसकी वजह से this tapetal cells become more prominent and become more cytoplasmic and multinucleate. बहुत सारे न्यूक्लियस उसके अंदर आ जाते हैं. Hence
बिकॉज एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं तो ऑफकोर्स क्रोमोसोम नंबर कॉपी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी. दैट इज पॉलीप्लॉइडी. क्या होता है पॉलीप्लॉइडी, हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, ये सब क्या है, टेट्राप्लॉइड, क्या है ये सब कुछ. सो व्हेन वी से हैप्लॉइड दैट मीन्स देयर इज अ सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इन आवर बॉडी प्रेजेंट और इन आवर बॉडी cells are present. So for example, inside a cell, we are having, in human beings, we are having 23 chromosome as a haploid set. अगर इन 23 का एक और कॉपी प्रेजेंट हो, that means we are having two set copy of a chromosome, two set copy of chromosomes. That means we have 46 chromosomes, so we are diploid. ओके और अगर ये पेयरिंग 3 में हो, दैट मीन्स हमारे पास 23 प्लस 23 प्लस 23 हो, दैट मीन्स वी आर हैविंग 3 सेट कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट मीन्स वी आर ट्रिप्लॉइड. और इसी तरह से 4 होंगी, 23 23 23 23, मतलब एक ही क्रोमोसोम की 2 कॉपी, एक ही क्रोमोसोम की 3 कॉपी, एक ही क्रोमोसोम की 4 कॉपी. ठीक है, तो ये जो सेट्स हैं, अगर आपके बॉडी सेल्स के अंदर 3 है, 4 है और उससे ज़्यादा है तो पेंटाप्लॉइड हम कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी. Okay, so polyploidy means from one more than 3 or 4 set of copy of chromosome is polyploidy, and that happens in tapetum because it is start dividing with sporogenous cells. यहाँ अंदर sporogenous cells जो है वो divide कर रहे हैं, they are dividing meiotically as well as tapetal cells is also dividing. यहाँ ये भी divide कर रहे हैं, they are also dividing, but they are dividing, these cells are dividing, ये डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ये भी डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, बट डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस बन रहा है, उसके ऊपर सेल वॉल नहीं बन रही. सेल वॉल नहीं बन रही इसलिए एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं और इसीलिए इट शोज पॉलीप्लॉइडी, बिकॉज हर न्यूक्लियस के अंदर पूरा कंटेंट होगा, एक सेल कॉपी होगी, एक क्रोमोसोम तो होगा ही, एक सेट तो होगा ही, ऐसे 4 हुए तो 4 क्रोमोसोम की कॉपी है, 5 है तो 5 क्रोमोसोम की कॉपी है, hence it is polyploid. Next is nourishment by tapetum. Now this tapetal, actually tapetal layer बोलना चाहिए मुझे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड करता है. So nourishment by tapetal layer, how it is giving the nourishment. So there are 3 points that we can discuss in this. Number 1, it adds on, it gives nourishment to the developing embryo. Nourishment दे रहा है, of course developing embryo में nourishment दे रहा है, ठीक है. Okay, developing embryo को, डेवलपिंग एम्ब्रो में नरिशमेंट, ठीक है. कैसे नरिशमेंट दे रहा है, जब तक वो डेवलप नहीं हो जाते उसको नरिशमेंट देता है इन द फॉर्म ऑफ सम यूबिश बॉडी. दिस यूबिश बॉडीज आर एडिंग सम लिपिड लेयर्स कुछ ऐड करते हैं, विच फर्दर मेक्स स्पोरोपोलिन और एक्साइन. इन सम एंटीमोफिलस, यानी जो एंट से पॉलिनेटेड होते हैं, हम सीधे लिख सकते हैं एंट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं, उनके पॉलन ग्रेन्स में कंपैटिबिलिटी फैक्टर और हार्मोन्स भी यही डालते हैं. फॉर एग्जांपल IAA ऑक्सिन, ठीक है. कंपैटिबिलिटी शुगर जो होती है, कंपैटिबिलिटी शुगर एंड हार्मोन IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, क्लास 11th में आप ये पढ़ चुके हैं. इट इज़ अ प्लांट, एक्चुअली नॉट क्लास 11th, आपको क्लास 12th में ये पढ़ना है. इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन का ही एक टाइप है, ये आपने पढ़ा होगा ऑक्सिन. तो ऑक्सिन का हार्मोन भी इनको प्रोवाइड कराते हैं. अनपॉलिनेटेड फ्लावर में ऐसा होता है. तो अनपॉलिनेटेड फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स के पास एक कंपैटिबिलिटी शुगर होती है फॉर identification of their receptive stigma and also the indole acetic acid, that is a hormone that they provide. इसके अलावा they also release some callase material, release a callase enzyme. So what is callase enzyme? Basically what this enzyme is doing, so when the microspores are formed from sporogenous cell, we know they all are stick together and form tetrad, right? So उनके बीच में जो टेट्राड बना हुआ है, जो ग्लू उनके बीच में, उसे हम कहते हैं कैलोस. सो उस कैलोस को डिग्रेड करना और माइक्रोस्पोर टेट्राड से अलग अलग करना, पॉलन ग्रेन्स को पॉलन टेट्राड में से अलग अलग करने का काम भी टपेटम की मदद से ही होता है. इट रिलीज द कैलेज एंजाइम व्हिच डाइजेस्ट दैट कैलोस इन बिटवीन दोज टेट्राड्स.
उन टेट्राड्स को अलग अलग करने का काम भी यही करते हैं। इसको तोड़ने का काम, इस लेयर को तोड़ने का काम कैलेज एंजाइम करती है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। अगेन इट इज नॉट हैविंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला यू हैव टू लर्न, बट इट इज हैविंग कंसेप्ट। सो कंसेप्ट है तो आपने कंसेप्ट पढ़ लिया है। ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि जैसे कि स्पोरोजेनस सेल है, आर्कीस्पोरियल सेल है, फॉर एग्जांपल दे आर अंडरगोइंग हैप्लॉइड डिवीजन, तो अगर वो हैप्लॉइड दे आर अंडरगोइंग मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म हैप्लॉइड सेल, तो इस हिसाब से क्वेश्चन इस तरह से आता है जैसे कि आपको पूछा जाए आपके 100 स्पोरोजेनस सेल हैं, तो 100 स्पोरोजेनस सेल जब डिवाइड होंगे, मियोटिकली डिवाइड होंगे, तो कितने आपके माइक्रोस्पोर्स बना सकते हैं। ओके इस तरह का क्वेश्चन। तो आपको पता है एक पेरेंट सेल से मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स या फिर यहाँ पे 4 सेल्स बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। इसी तरह से 100 से कितने बनेंगे 400। तो ऐसा क्वेश्चन सिंपल भी आता है। कई बार पूछते हैं कि इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड हो रहे हैं, स्पोरोजेनस सेल तो फीमेल में भी डिवाइड हो रहे हैं, उसमें से कितने बनेंगे। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। होता क्या है, वहाँ पर बनते तो 4 मेगास्पोर है लेकिन 3D जनरेट हो जाते हैं और बचता सिर्फ एक ही है, तो प्रोड्यूस एक ही हो रहा है एक तरह से। तो उसमें तो जितने आपके आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं उतने ही फंक्शनल मेगास्पोर बने। ओके अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस को पूरा करने के लिए क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं फ्रूट और सीड फॉर्मेशन पे। तो ज़्यादातर सीड फॉर्मेशन पे, सीड फॉर्मेशन कैसे होगी हम आगे जाके अभी पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को भी, बट एक्चुअली हम यहाँ से भी आंसर कर सकते हैं। हमें पता है सीड कैसे बनता है, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म्स, right? That's how the seeds are formed. Without the fusion the seeds are not going to form, because embryo is going to develop into seed. It is having the cotyledons to form the seed, along with it the seed coat. सो ये बनने वाला है इस तरह से। सो जब मेल और फीमेल गैमेट यानी एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे आगे जाके दे आर गोइंग टू फॉर्म द सीड। ठीक है, सो हमें पता रखना है अगर एक सीड बनना है तो एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट लगेगा। अब यहाँ से एक चीट कोड है आपका, ये चीट कोड क्या कहता है कि स्पोरोजेनस सेल अगर एक है तो 4 माइक्रोस्पोर उससे बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जो है उससे बन जाएंगे, और उन 4 माइक्रोस्पोर से क्योंकि चारों फंक्शनल रहेंगे तो 4 पॉलन ग्रेन भी बन जाएंगे। अब हर पॉलन ग्रेन के अंदर कितने गैमेट, 2 मेल गैमेट, बट वी नो दैट सीड फॉर्मिंग गैमेट जो है वो एक ही होता है। बाकी दूसरे वाला हम आगे जानेंगे उसके बारे में। वो जो दूसरे वाला मेल गैमेट है वो एंडोस्पर्म बनाने का काम आता है, उसका भी एक फंक्शन है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो सिर्फ 4 पॉलन ग्रेन में हर पॉलन ग्रेन में एक ही जो है वो सीड फॉर्मिंग गैमेट होता है। सो 4 पॉलन ग्रेन में कितने, 4 सीड फॉर्मिंग गैमेट्स, राइट। अगर हम फीमेल में बात करें, क्योंकि ये हम बात कर रहे थे मेल की, और अब यहाँ पर अगर हम फीमेल प्लांट में बात करें डेवलपमेंट की, तो फीमेल प्लांट में क्या होता है, एक आर्कीस्पोरियल सेल या स्पोरोजेनस सेल अगेन हम बोल सकते हैं इसको, मियोटिकली डिवाइड कर रहा है, 4 मेगास्पोर बना रहा है, हैप्लॉइड मेगास्पोर, लेकिन 4 में से केवल एक ही जो है वो एम्ब्रियो सैक बनाता है, तो एम्ब्रियो सैक जो है वो एक ही बनेगा, 4 नहीं बनेंगे जैसे पॉलन ग्रेन था, यहाँ पर एक बनेगा। जब एक एम्ब्रियो सैक बनता है तो उसमें फीमेल गैमेट कितने बनेंगे, उसमें फीमेल गैमेट, आई एम नॉट सेइंग सेल तो 7 बन गए, गैमेट एक ही है, एक। सो 1 गैमेट बना, यहाँ पर भी 1 गैमेट, यहाँ पे 1 गैमेट, और वहाँ पर भी वहाँ पर एक ही स्पोरोजेनस सेल से ओवरऑल 4 गैमेट्स। न्यूमेरिकल डू नॉट रिक्वायर एनी मैथमेटिकल फार्मूला बट दे रिक्वायर कंसेप्ट, और कंसेप्ट इज हियर। सो हमें ये चीट कोड थोड़ा सा याद रखना होगा कि मेल फीमेल प्लांट के अंदर एक ही स्पोरोजेनस सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और चारों फंक्शनल रहते हैं, इसलिए चारों से पॉलन ग्रेन बन जाते हैं। हर पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट बट सीड फॉर्मिंग गैमेट एक, तो इस हिसाब से 4 सीड फॉर्मिंग गैमेट 4 पॉलन ग्रेन में बन गए, यानी एक स्पोरोजेनस सेल से 4 सीड फॉर्मिंग 4 गैमेट्स बन सकते हैं और वो 4 सीड्स बना सकते हैं 4 फीमेल गैमेट्स के साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, एक आर्कीस्पोरियल सेल या एक स्पोरोजेनस सेल से जब मियोसिस होता है तो उससे 4 मेगास्पोर बनते हैं हैप्लॉइड, बट चारों के चारों फंक्शनल नहीं होते, सिर्फ एक फंक्शनल होता है। क्योंकि एक फंक्शनल होता है तो एक एम्ब्रियो सैक बनेगा, एक एम्ब्रियो सैक में फीमेल गैमेट कौन सा, एक, और वो एक फीमेल गैमेट जो है वो एक सीड ही बना सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक आर्कीस्पोरियल सेल कितने सीड बना सकता है, एक सीड सेट बना सकता है मेल गैमेट के साथ। अब ये क्वेश्चन है आपका पहला, अ गुआवा फ्रूट हैज 200 वायबल सीड, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन गैमेट रिक्वायर्ड। आपको ये दोनों का नंबर जो है वो बताना है, पॉलन ग्रेन कितने हैं, कितने बनेंगे, कितने ज़रूरत है, तो 200 सीड्स बनेंगे। 200 सीड्स के लिए कितने मेल गैमेट हमें चाहिए,
200 ऑफ कोर्स, राइट. 200 सीड्स के लिए कितने गैमेट्स चाहिए? 200 मेल गैमेट एंड 200 फीमेल गैमेट, क्योंकि एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट बनने से ही एक सीड बनेगा. तो जब 200 फीमेल गैमेट और 200 मेल गैमेट फ्यूज होंगे तभी तो वो बनाएंगे 200 सीड्स, राइट. ओके, तभी तो वो 200 सीड्स जो है बनाएंगे. तो गैमेट्स तो हमें पता चल गया. अब 200 मेल गैमेट्स किस तरह से बनेंगे? आप देखिए 4 पॉलन ग्रेन थे तो एक पॉलन ग्रेन में सीड फॉर्मिंग गैमेट एक ही होता है. इस हिसाब से अगर 200 मेल गैमेट किस में हो सकता है? कितने पॉलन ग्रेन में? 200. ओके, तो 200 पॉलन ग्रेन्स रिक्वायर्ड है और हमसे क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं है. तो क्वेश्चन यही है, कितने पॉलन ग्रेन 200 सीड्स के लिए? 200. और 200 प्लस 200 गैमेट्स कितने चाहिए? गैमेट्स चाहिए 400. ओके, गैमेट्स चाहिए 400, पॉलन ग्रेन चाहिए 200. तो फर्स्ट का आंसर 200 है, सेकंड का 400. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज इन द सीरीज ऑफ द न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि 360 सीड्स बने कैसे? कितने ओव्यूल चाहिए, कितने मेगास्पोर मदर सेल चाहिए, कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए, कितने पॉलन ग्रेन चाहिए, कितने मेल गैमेट्स चाहिए होंगे. ऐसा नहीं है कि सब एक साथ चाहिए होता है, बट एक्चुअली दे आर इन अ सीरियोटिकली इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. तो पहली चीज़ हम देखें, 360 सीड्स हैं, 360 सीड कब बनते हैं? when there is a fusion of male and female gamete. If one female gamete and one male gamete fuse together, they form one seed. So if there are 360 seeds, how many female gametes, how many male gametes are required? One male gamete will fuse with one female gamete, and form one seed. Now 360 seeds are required. If 360 seeds are required, then 360 male gamete, 360 female gamete are required. Now how these male gamete and female gamete are formed in respective plants? Plants में कैसे बनते हैं ये plant bodies में? Male gametes are formed inside pollen grain. And female gametes are formed in embryo sac. In one embryo sac, one female gamete is formed, and in one pollen grain, one seed forming male gamete is formed. So actually pollen grain में 2 gamete produce होते हैं, that you need not to forget, but seed forming gamete एक ही होता है. तो 360, अगर एक pollen grain एक male gamete बनाता है तो 360 male gamete कितने से बनेंगे? 360 pollen grain से. ओके, और एम्ब्रायो सैक अगर एक एम्ब्रायो सैक एक मेल गैमेट बनाता है तो 360 अगर एक एम्ब्रायो सैक एक फीमेल गैमेट बनाता है तो 360 फीमेल गैमेट, 360 एम्ब्रायो सैक आर रिक्वायर्ड. 360 एम्ब्रायो सैक शुड बी फॉर्म्ड, राइट. नाउ फ्रॉम वेयर दिस पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड? पॉलन ग्रेन्स किससे बनते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल से, एमएमसी से. they are also from the megaspore mother cell. इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए पॉलन मदर सेल लिख देते हैं, उसको मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी लिख देते हैं, ये पॉलन मदर सेल है. तो मेगास्पोर मदर सेल, हमें पता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है या मेगास्पोर मदर सेल है उसमें कितने सेल एम्ब्रोसैक बना पाते हैं, कितने एम्ब्रोसैक बना पाते हैं. सो हम ध्यान से देखें तो कितने एम्ब्रोसैक जो है मेगास्पोर मदर सेल कितने एम्ब्रोसैक बना पाते हैं, हमें पता है. एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने एम्ब्रोसैक बन सकते हैं? सो होता क्या है कि जब मेगास्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन में जाता है वो 4 एम्ब्रोसैक या 4 मेगास्पोर बना रहा होता है, बट 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक ही बनता है. तो यानी एक मेगास्पोर मदर सेल से एक ही एम्ब्रोसैक फॉर्म हो सकता है. इसलिए 360 एम्ब्रोसैक बनाने के लिए 360 मेगास्पोर मदर सेल चाहिए, बट हमें पता है प्रोड्यूस वो 4 मेगास्पोर करेगा, एक मेगास्पोर 4 करेगा. लेकिन होगा क्या कि 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और 360 एम्ब्रोसैक जो है वो बनेंगे सिर्फ 360 एम्ब्रोसैक से ही, क्योंकि ये 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और एक ही रह पाएगा, एक ही फंक्शन रहेगा. तो कितने चाहिए? 360. क्योंकि अगर अल्टीमेटली देखें तो एक मेगास्पोर मदर सेल एक ही एम्ब्रोसैक प्रोड्यूस कर पा रहा है. लेकिन एक पॉलन मदर सेल
एक स्पोरोजेनस टिश्यू जो है, एक स्पोरोजेनस टिश्यू का एक सेल, पॉलन मदर सेल, दैट कैन प्रोड्यूस 4 पॉलन ग्रेन. उसमें से कोई भी डिजेनरेट नहीं होता, ऑल रिमेन फंक्शनल. नाउ इफ 360 pollen, if we see 4 pollen grain can be produced by one, right? 4 pollen grain can be produced by one pollen mother cell, right? 4 pollen grain can be formed from one pollen mother cell. So 360, 360 pollen grain can be formed by 360 by 4 pollen mother cell. 4 nines are, so 90 such pollen mother cell can produce 360 pollen grain. So pollen mother cell और microspore mother cell या sporogenous cell, हम इसमें से कुछ भी इसको कह सकते हैं. So how many? 90 pollen mother cell, or we can say 90 microspore mother cell or 90 sporogenous cell, all have same answer. Okay, they undergo meiotic division and form 4 pollen grain each and form all remain functional. Now, if we see these pollen mother cells, they are present in anthers and they are in the ovules. Stamen, and further if we see it as stem. Now, anther has 4 lobes where number of tissues, not cells, number of tissues are present. But if we see ovule, अगर हम ovule को देखें तो ओव्यूल में केवल आपका एक ही मेगास्पोर मदर सेल जो है वो एक्टिव होता है, वही डिवाइड करता है. बहुत सारे मेगास्पोर मदर सेल नहीं होते, बहुत सारे टिश्यूज नहीं होते. एक ही मेगास्पोर मदर सेल, एक ही सेल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल बनता है, वो एक्टिव होता है. आर्किस्पोरियल सेल बनता है, वो एक्टिव होता है, 4 में डिवाइड होता है. तो ओव्यूल यानी एक ओव्यूल से एक ही मेगास्पोर मदर सेल एक्टिव होगा. तो कितने ओव्यूल चाहिए होंगे 360 मेगास्पोर मदर सेल बनाने के लिए? 360. अब हम देखते हैं एक बार हमारा क्वेश्चन कि आंसर हमें मिले या नहीं. सो हाउ मेनी ओव्यूल? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हियर दैट वन ओव्यूल कैन प्रोड्यूस ओनली वन सीड. दैट मीन्स ओनली वन मेगास्पोर मदर सेल. सो 360 सीड्स के लिए 360 ओव्यूल्स. देन आंसर इज 360 हियर. Then second, how many megaspore mother cell? Megaspore mother cell is also 360. Then how many pollen grains are required? How many pollen grains are required? 360. Then how many microspore mother cell are required? Pollen mother cell is equal to microspore mother cell is equal to sporogenous cells. So 90. Then last but not the least, how many male gametes are involved? How many male gametes are evolved? कितने male gametes जो है वो evolved है? 360 male gametes are involved. So this is your question and these are your answer, and you can answer on the basis of that any question you can answer.